या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सम्मानीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा साहब, कर्नल डॉक्टर संजीव जी तोमर जी, न्यूज़ के स्टेट हेड संजीव माथुर जी और उपस्थित सभी विद्वज्जनों, भाइयों, बहनों और पत्रकार बंधुओं, एजुकेशन में एक्सेलेंस लाने के लिए अभी आपने दो बहुत ही अच्छे विद्वानों के विचार सुने। मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सभी के जो सिलेबस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाएं। आज का ज़माना केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। हमारे लोग जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं और आगे बनाने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन हमको करना है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, कनाडा और अन्य जो राष्ट्र हैं उनके मुकाबले हमारे विद्यार्थी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमारे सिलेबस ऐसे बनने चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये महसूस किया कि एक तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीसें बहुत हैं, आम आदमी उसमें पढ़ नहीं पाता, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले ताकि सरकारी स्कूलों में लोग इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़कर और आगे बढ़ सकें। अभी हमने 1033 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की है, उसकी किताबें आ गई है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ शिक्षा विभाग के माध्यम से, और हमारी ये कोशिश है कि हमारे सिलेबस हमारे बुद्धिजीवियों के सहयोग से हम ऐसे बनाएं ताकि हमारा बच्चा शुरू से ही नींव मजबूत हो। नींव कमज़ोर होगी तो बच्चा कमज़ोर होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो 6ठी क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी। मैं जब 98 से 2003 में एजुकेशन मिनिस्टर था, उस वक्त मेरे कार्यकाल में मैंने 3री क्लास से अंग्रेजी शुरू की और उसी फाइल में लिख दिया था कि 2 साल बाद पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। तो सामान्य शिक्षा की स्कूलों में भी जिस वक्त 6ठी से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी वो पहली से पढ़ानी जाने लगी। और उसके बाद अभी इन दिनों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से खुले हैं, लगभग 2700 स्कूलें खुल गई हैं। और उसका परिणाम क्या है आप देखेंगे। आपके जयपुर के विद्याधर नगर में 30 सीटें थी, एप्लीकेशन कितनी थी 2600, और लॉटरी से 30 बच्चों के एडमिशन हुए। हमारे पास बहुत से लोगों की सिफारिशें आई, मैंने कहा भैया हमारी कोई सीट नहीं है। पत्रकारों के सामने लॉटरी से एडमिशन हुए हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई, लेकिन गड़बड़ तो नहीं हमारे सामने ही हुई, हमारी सीट ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आम आदमी, साधारण आदमी का उसमें एडमिशन हुआ। इसी तरीके से मैं हायर एजुकेशन का मिनिस्टर था तो मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कहा कि आप ये मत समझना कि मैं कोई आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि आप लोग एकेडमिक काउंसिल में जो भी सिलेबस बनाएं उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेबस बने। और उसको करने से पहले ये भी देखें, जैसे यूपीएससी के परीक्षा परिणाम आईएएस के आते हैं, उसमें क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऐसी अनेक संस्थाओं के नाम मैं गिना सकता हूँ जहाँ से काफ़ी लोग उसमें आते हैं। तो मैंने कहा इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि हमारे सिलेबस
जो है वो कमज़ोर हैं। हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के जो कोर्स अप टू द मार्क करें और उन सिलेबस के बराबर तो कम से कम करें ही करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाएं, तब जाकर के हमारे विद्यार्थी जो है ऑल इंडिया कंपटीशन में, आज वर्ल्ड बैंक का कोई इंटरव्यू है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंटरव्यू है, उसमें हमारा राजस्थान का या इंडिया का कोई भी बच्चा, चाहे वो चेन्नई का हो चाहे वेस्ट बंगाल का हो, और वो सेलेक्ट होता है, वहाँ पर तो हमको कितनी खुशी होती है। वो जब ही होगा जब हमारे सिलेबस जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, नंबर 1। दूसरी बात कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमको देनी चाहिए। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए वक्तन वक्तन कई पॉलिसीज़ बनी, लेकिन क्या होता है इस लोकतंत्र में, मैंने ये महसूस किया है कि आज जो पॉलिसी चल रही है उसके बाद मान लीजिए हम 10 वर्ष तक 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारी पॉलिसी चलती रहती है, और कभी कभी जैसे सरकारें जब बदल जाती है तो उस समय पॉलिसी बदल जाती है, उसका नुकसान होता है। और उसके कारण जैसे मैं आपको राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान में आपको याद होगा पहले संगीत का टीचर होता था, आर्ट का टीचर होता था। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जब बीजेपी का राज आया तो वो ये सब पद खत्म कर दिए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ठीक कह रहे थे कि संगीत भी सिखाएं, आर्ट्स भी सिखाएं, हर तरह के, उसको ऐसा स्वावलंबी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो हर तरह की चीज़ें सीखे। मेरी स्वयं की दोहिती लंदन में जन्मी, लंदन में उसने MBBS किया। अभी 2 साल पहले एक दिन कोई दरी नुमा चीज़ लेके आई, मैंने कहा ये क्या लाई है, ये तो हिंदुस्तान से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो नहीं, ऐसे ही ले आई। खोला तो देखा मेरा और मेरी पत्नी का उसमें बहुत शानदार हाथ से उसका बनाया हुआ एक तरीके से कलाकृति थी। तो मैंने कहा ये तू कहाँ सीख गई? कि वहाँ तो हमको बचपन में ही सिखा देते हैं। तो जो व्यक्ति बचपन में जो चीज़ सीख लेता है, ग्रेस्पिंग पावर बच्चे की जितनी मजबूत होती है उतनी और किसी व्यक्ति की नहीं होती। इस बचपन में ही संगीत सीख जाए, बचपन में ही वो कलाकार बन जाए, बचपन से ही वो आंसू वैज्ञानिक की, उसकी हर व्यक्ति जो है नैसर्गिक गुण लेके आता है। और नैसर्गिक गुणों में हम जैसे एक हीरा होता है, वो एक तरीके से रफ और एक कहना चाहिए कि बहुत आखेट अवस्था में होता है, उसको जौहरी तराश करके उसको हीरा बना देता है। वैसे ही हमारा जो बालक है वो एक तरीके से जैसे ही स्कूल में आता है, नैसर्गिक गुण होते हैं, कोई कवि, कोई अच्छा लेखक, कोई अच्छा आंसू वैज्ञानिक, उसको तराशने की आवश्यकता है। और तराशता कौन है? या तो अभिभावक, और अभिभावक के बाद गुरु, टीचर, और उसको फिर उस दिशा में डाल देता है तो अच्छा बन जाता है। हम लोग जब रामपुरिया कॉलेज में थे उस समय हमारे नंद किशोर जी आचार्य साहब अज्ञे जी को बुलाते थे, निर्मल वर्मा जी को बुलाते थे, और बुला करके उनके 10-10, 15-15 दिन के शिविर लगाते थे। कहानी कैसे लिखें, कविता कैसे बनाएं, और नाटक कैसे लिखें, नाटक का मंचन कैसे हो, ये सिखाते थे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो हैं ख़त्म हो गई। अभी मैंने एक कमेटी बनाई है कि राजस्थान की स्कूलों में संगीत, कला, इनको कैसे सिखाएं। हमारे यहाँ बचपन में एक कहावत थी, 12 वर्ष में जो व्यक्ति कला सीखना चाहता है सीख सकता है, 16 वर्ष तक और सीख सकता है, फिर 20 वर्ष बाद वो आर्ट नहीं सीख सकता, फिर बुद्धि बापड़ी हो जाती है। और वो मतलब सीखने में जितना 20 वर्ष से पहले सीख सकता है ना, फिर उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन आर्ट सीखने में आज मान लो मैं अभी कोई कलाकृति बनाना सीखना चाहूँ और एक बालक पहली क्लास से ही सीखता है तो वो मेरे से ज़्यादा उसमें एक्सेलेंस ज़्यादा अच्छी आएगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि
उसको तराशने की आवश्यकता है और विद्यार्थी को उस लाइन में डालने की आवश्यकता है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मुख्य रूप से 3+5+3+4 इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जैसे LKG, UKG, प्रेप की तरह 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन में लगाने होंगे। उसके बाद उसको 5 साल तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद उसको 8वीं तक की परीक्षा पास कर ली उसने, उसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 3+5+4 5, 5, 3, 8 और 4, 12 और उसके बाद में फिर 4। इस तरह से 15 साल में वो 12वीं तक की क्लास पास करेगा। 3+5 8वीं तक का हो गया, फिर 4+4 यानी पहली, दूसरी प्रेप और फर्स्ट से पहले 3 साल, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक 5 वर्ष और उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष। तो इसका मतलब ये 3+5+3+4 इस तरह से उसको 10+2 सिस्टम में वो आएगा। और उसके पास अब इसकी मंशा ये है कि या तो आप 10+2 करके वर्किंग पॉपुलेशन के पार्ट बन जाए और जो रिसर्च में जाना चाहे, हायर एजुकेशन में जाना चाहे, वो फिर आगे हायर स्टडीज़ में जाएं। इस तरह की व्यवस्था नई एजुकेशन पॉलिसी में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ की है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी इसमें स्थान रखा है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में अभी भी बहुत काम करने की गुंजाइश है। अभी 64 कला का हमारे विद्वजनों ने जिक्र किया। आपको मैं अनुभव की बात बताता हूँ, आपका टीवी खराब हो जाए तो जयपुर जैसे शहर में अच्छा टीवी मैकेनिक नहीं मिलेगा जो आपकी टीवी को ठीक करे दे। आपकी घड़ी खराब हो जाए तो अच्छा घड़ी साज नहीं मिलेगा। आपका पंप खराब हो जाए तो अच्छा पंप चालक, टर्नर, फिटर, मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक अच्छे नहीं मिलेंगे। कई बार मैं देखता हूँ लोग चक्कर निकालते रहते हैं कि आज आपका स्कूटर अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी आपकी महीने महीने 20-20 दिन 15-15 दिन तक लोग चक्कर निकालते रहते हैं, उनकी ठीक नहीं होती, अच्छे मोटर गैरेज नहीं है। तो हमको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्लानिंग करनी होगी कि हमको वर्किंग पॉपुलेशन में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, ITI, पॉलिटेक्निक में कैसे लोग तैयार करने हैं, उनके लिए क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए। और ये बात निश्चित है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमको हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे कोर्सेज में परिवर्तन करने होंगे। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसके अलावा कोई चीज़ जानते नहीं। अब फार्माकोलॉजी आ गई, इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के कई नए सब्जेक्ट आ गए। टेक्नोलॉजी में पहले एविएशन नहीं था, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, अनेक नए नए सब्जेक्ट्स जुड़ते जा रहे हैं और उसके अनुसार हमको नए नए कोर्सेज तैयार करने चाहिए। और पढ़े लिखे लड़के, कोई बैंक का काम कहो तो बड़े मैंने आप पढ़े हुए क्या हो, ग्रेजुएट हूँ, चेक भरना नहीं आता, चेक कैसे भरें और कैसे ड्राफ्ट बनाना है तो क्या करना चाहिए, कुछ मतलब व्यावहारिक ज्ञान की बहुत कमी है। तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर तरीके से उसको व्यावहारिक ज्ञान, व्यवसाय का ज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर आगे कैसे ले जाए, इस प्रकार की शिक्षा आनी चाहिए। और रहा सवाल रिसर्च का, हमारी यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च हो रही है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। मूल रिसर्च होनी चाहिए, बेसिक डेटाज पे रिसर्च होनी चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उस पर रिसर्च हो ही नहीं रही है। मैं एक दिन आज से 6-7 साल पहले अग्नि पुराण पढ़ रहा था। अग्नि पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति त्रिफला रात को दूध से लेता है वो 100 वर्ष जीता है। मैं, आप मानोगे नहीं, पूरी रात भर सोचता रहा कि त्रिफला लेने से रात आदमी 100 वर्ष कैसे जिएगा। तो मेरे को
सवेरे 4 बजे ये उत्तर मिला कि ये बात तो सही है। उससे क्या है, आपका वात पित्त कफ जो बीमारी के कारण है तीनों ठीक रहेंगे, और तीनों ठीक रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और वो व्यक्ति करंट लगने से मर सकता है, दुर्घटना में मर सकता है, डूबने से मर सकता है, सांप के काटने से मर सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो स्वस्थ रह के 100 वर्ष जी सकता है। ऐसी अनेक चीज़ें उसमें मैंने पढ़ी। 600 वर्ष जीना है तो क्या करें, 800 वर्ष जीना है तो क्या करें। एक योगी की आत्मकथा पढ़ी, आप गूगल में निकाल के देखना, उसमें महावतार बाबा MAHAVATAR BA बाबा, महावतार बाबा 203 AD में उनका जन्म हुआ। 203 AD। अभी कितने वर्ष के होंगे, कम से कम 1800 और कई वर्ष के हैं वो। 2023 चल रहा है। तो उनको मैंने देखा कि वो खेचरी क्रिया करते थे, उसको क्रिया योग भी कहते हैं। क्रिया योग में व्यक्ति जीभ को आगे लंबी करके और तालू में लगाता है, तालू में लगाने के बाद अमृत चख लेता है, बिना पानी बिना भोजन के रह सकता है। वो अभी भी जिंदा है। जिन जिन लोगों ने उनको जिंदा देखा है उनका जिक्र भी है योगी की आत्मकथा में। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें उसका पूरा जिक्र दिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें, इनमें कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। मैंने एक रूस की रिसर्च देखी थी, योगर्ट बोलते हैं रूस में, कि जो दही खाने वाले जो हैं संसार में सर्वाधिक आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुत सी, हम आयुर्वेद में पूरी दुनिया को बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम अपने संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ हैं, मैं कल ही प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान, जहाँ एक जैन मुनि जो स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के साथ रहे, उन्होंने हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करके और बीकानेर में रखा हुआ है। आप कभी ऑनलाइन देखें, कितनी वहाँ पर ऑनलाइन कर रखा है उसको। उसमें जो पांडुलिपियाँ हैं उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। हमारे पुराने जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर रिसर्च होने की आवश्यकता है। आयुर्वेद ग्रंथों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। उससे हम दुनिया को बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे कोर्सेज जो हैं अप टू द मार्क हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो, और बच्चा शुरू से ही आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़े, और उसका IQ टेस्ट लेना चाहिए। अभी मैंने बहस में सुना कि बुजुर्ग माता पिता जो हैं वो कहते हैं, बेटा तू साइंस ले, साइंस में नंबर है 36, कॉमर्स में नंबर है 48, सामाजिक ज्ञान में उसके नंबर है 62, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं तेरे को तो साइंस लेनी पड़ेगी। कैसे साइंस लेगा वो, साइंस में कमज़ोर रहेगा। इसलिए बच्चे का IQ टेस्ट लेकर के और उसके बाद उसको राय देनी चाहिए, और फिर उसकी रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यदि उसकी रुचि नहीं होगी तो फिर पढ़ेगा नहीं। आप ज़बरदस्ती से उसको झोंक रहे हो, तो इसलिए रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाओ। कोई नहीं पढ़ना चाहता है, ज़बरदस्ती मत पढ़ाओ। बहुत से काम हैं ऐसे, उसको वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनाओ, कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनाओ, ताकि हमारे देश का उत्पादन बढ़े, विकास की दर बढ़े, हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़े। आज भी भारत की स्थिति को देखें तो हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो निठल्ली है, उनके पास कोई काम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं और घर में गृहिणी के रूप में काम कर रहे हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, किताबों की दुकान कर रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ें नोट करता रहता हूँ और उस पर रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या हो रहा है। हम अपने देश में लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और वो जो है घर गृहस्थी में लगे हुए हैं तो व्यापार में लगे हुए हैं। अरे व्यापार करना था तो आप MBA करते, व्यापार करना था तो CA करते, BCom करते। आपको याद होगा पहले कंपनी मैनेजमेंट का, कंपनी सेक्रेटेरिएट का कोई कोर्स नहीं था। आज ऐसे अनेक कोर्सेज आ गए हैं जो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सुनते ही नहीं थे। और आज भी राजस्थान में और हमारे देश में बहुत से ऐसे कोर्सेज
लाने की आवश्यकता है जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। आज होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और नए नए जो भी फंडे आ रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल और अनेक सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं जिनके बारे में कोर्सेज की आवश्यकता है। और उसमें मैं खादी का बताता हूँ, आप हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से सिला हुआ कपड़ा, प्रचार कुछ भी नहीं है। आप दुनिया में प्रचार, दुनिया के 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो स्किन डिजीज से ग्रस्त हैं क्योंकि वो कृत्रिम धागे का कपड़ा पहनते हैं। आपको कहो खादी सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडी रहेगी और स्किन डिजीज नहीं होगी आपको। आप देखो पूरे संसार में खादी को आप सेल आउट कर सकते हो। तो हमको उन क्षेत्रों को चुनना होगा जिसमें हम दुनिया को दे सकते हैं। मैं 84 में रूस गया। रूस में मैंने देखा कि वहाँ की मिल में जो कपड़ा बनता था, इतना फाइन रेशम का कपड़ा, लेकिन मैंने 2-3 दिन रूस में घूम के देखा वो कपड़ा किसी के पहना हुआ नहीं था। तो मैंने अपने साथ जो सोवियत रूस के मित्र थे उनसे पूछा, मैंने कहा आप रेशम का इतना बढ़िया कपड़ा बनाते हो, पहनते नहीं हो? कि हम केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं, केवल एक्सपोर्ट के लिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम अपने देसी कपड़ों को जो एक तरीके से बहुत अच्छे हैं, उम्दा हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे के मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, उनको लाने की कोशिश करते हैं। जबकि वहाँ पर जाके देखो तो मेड इन इंडिया भरा हुआ है। मैं 2000 में अमेरिका, लंदन वगैरह गया तो मैंने देखा कपड़े जो है ज़्यादातर आपको इंडियन ही मिलेंगे। लुधियाना के बने हुए कपड़े मिलेंगे आपको राजस्थान के बने हुए जो बगरू के इनके प्रिंट वहाँ बिक रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के अनुसार संसार चलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग एकेडमिक एक्सेलेंस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने देश के सभी लोग मिलकर नई एजुकेशन पॉलिसी बनती है ना, उस समय बहुत कम लोग अपनी राय दे पाते हैं। जब बन जाती है तो फिर अपन नुक्ताचीनी करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने नई एजुकेशन बनाई थी, उस समय सारे देश के लोगों से विचार आमंत्रित किए और बहुत अच्छी पॉलिसी बनी। अभी भी जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में ख़ास तौर से वर्किंग पॉपुलेशन के लिए तो ये पॉलिसी मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जो सिलेबस तैयार होने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसके बारे में ये मौन है। मैं समझता हूँ इसमें सुधार कर लिया जाए तो हमारे विद्यार्थी जो है इंटरनेशनल कंपटीशन में, नेशनल लेवल के कंपटीशन में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपना अपना योगदान देकर विद्यार्थी को इस तरीके से तैयार करें। आज जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के सिलेबस के अनुसार, बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस के अनुसार भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद संगीत, कला और खादी ग्रामोद्योग और अनेक प्रकार के कुटीर उद्योगों के बारे में भी उनको तैयार करें, ताकि वो मान लो उसको सरकारी, अभी आप देख रहे थे 7% नौकरियां हैं, बाकी लोगों को तो अपने पैरों पे ही खड़ा होना है। तो इसके लिए हमारी एजुकेशन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसी और एजुकेशन का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि वो कम से कम वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा ज़रूर बने। वो तभी होगा जब हम इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। मैं इस अवसर पर जी न्यूज़ का आभारी हूँ। आप जानते हैं कि अभी 3 लाइन व्हिप है और एक बिल तो पास करा है, दूसरा बिल पास होने की तैयारी में है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। लेकिन फिर भी कोई मेरे से आप प्रश्न करना चाहें तो मेरे में जो भी अनुभव या जो मैंने अब तक सीखा है वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। हाँ बोलो। माइक ले लो। सर अभी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लगा है
तो उसका रिजल्ट थर्ड ग्रेड से पहले जारी किया जाए, जिससे कि थर्ड ग्रेड में लगने वाले विद्यार्थी सुनिश्चित हो जाए। आपका प्रश्न बहुत मौजूद है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का आना चाहिए, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का। ये मैं आपकी भावनाओं से अवगत हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि परीक्षा करने वाली एजेंसी ऑटोनोमस है, आरपीएससी हमारे अंडर में नहीं, कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड जो है वो भी हमारे अंडर में नहीं है। आपकी भावनाओं को हम उन आयोगों तक पहुंचाएंगे, आपको भी उनको लिखना चाहिए। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था, आपने जो ऐतिहासिक भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक की निकाली उसके लिए गहलोत साहब और आपका धन्यवाद सर। लेकिन एक इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मानना था कि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को आपने निकाला और सरकारी स्कूल में जो कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रह रहे छात्रों को आपने मौका दिया है कंप्यूटर सीखने का, हम चाहते हैं कि सर जैसे आपने इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट में इंक्लूड करवाया है, वैसे ही आप कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य करके और इनको मतलब इस मुहिम में जल्दी आगे बढ़ने के लिए प्रदान करें सर। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जितने भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आईसीटी लैब से सुसज्जित हो जाएंगे। यानी राजस्थान का कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा शहर नहीं रहेगा जहां हमारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल आईसीटी लैब के बिना रहेगा। अब धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो आपकी भावनाओं के अनुरूप उसको हम कंपलसरी कर पाएंगे। सर, चूँकि बात एजुकेशन एक्सीलेंस की हो रही है, उत्कृष्टता की बात हो रही है, तो मैं इसी पे कुछ बात करना चाहूँगा कि सर जैसा कि एकेडमिक में पढ़ाया जाता है एजुकेशन के बारे में, हिस्ट्री हो गई या जो भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ बहुत नेसेसरी है कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि आपका मोटिवेशनल कैसे हो सके, आप कैसे मोटिवेट हो सकते हो किसी वर्क के प्रति। सर गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी निकलती, ज़रूरी है बिजनेस या फिर खुद का भी कोई कुछ कर सके आगे जाके, क्योंकि एजुकेशन के बाद अपन को वर्किंग करनी होती है और यही रियलिटी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एकेडमिक में मोटिवेशन, सिलेबस में जो मोटिवेशन होता है या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, ये सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए सर, मेरा सजेशन ये है। इसके साथ मेरा क्वेश्चन ये है सर, संविदा जो भर्ती है इनके अंदर जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं मतलब संविदा में लगे हुए हैं, इनके लिए आप किस तरह से मतलब इन लोगों को परमानेंट करने के लिए या संविदा जो ठेकाकर्मी है उनको कैसे ख़त्म कर सकते सर, इसके लिए भी थोड़ा कर करने की कोशिश करें। देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए वक्तन वक्तन कार्यक्रम चलते रहते हैं और इसी प्रकार मोटिवेशन के लिए आपने देखा होगा कि स्कूल चलो अभियान शुरू में चलता है। ये मोटिवेशन से संबंधित ही है कि गांव में 2 बार स्कूल चलो अभियान चलता है और जो बच्चे किसी तरीके से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए उनको वापस लाने के लिए भी हमने कार्यक्रम चलाया है। अभी शिक्षा के बढ़ते कदम एक कार्यक्रम केवल राजस्थान में चला है जिसमें जो बच्चे कोविड पीरियड में स्कूल नहीं जा सके या किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए अथवा किसी कारण से डिजिटल माध्यम से भी नहीं पढ़ सके, उसके लिए ब्रिज कोर्स बनाया गया। 3वीं से 8वीं तक हिंदी, इंग्लिश और गणित, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने एवेल्यूएशन कराया। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में भी 3वीं से 8वीं तक का एवेल्यूएशन इस प्रकार से नहीं होता है, उसका विश्व रिकॉर्ड बनाया राजस्थान ने। तो हम लोग मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने क्या किया, मेरे ख्याल में आपको भी समझ में नहीं आया, मेरे तो समझ में नहीं आएगा आपने क्या बात की। संविदा क्या कह रहे थे, दोबारा पूछ लो आप। हैं? देखिए, ठेका प्रथा वगैरह एजुकेशन से संबंधित नहीं है, ये अलग प्रश्न है। देखिए, वैसे देखा जाए तो एजुकेशन में हमने 81,000 नौकरियां दे दी है और इस आने वाले 6 महीने में हम 1 लाख नई नौकरियां दे रहे हैं। 48,000 रीट के टीचर्स L1 L2
करीब 6000 से अधिक फिजिकल टीचर्स, 9000 सीनियर टीचर्स वरिष्ठ अध्यापक और 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक, 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर और इसी प्रकार करीब करीब 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में हमारे स्कूली व्याख्याता, ऐसे करके 1 लाख व्यक्तियों की भर्ती हम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड है। हाँ, बोलो। मेरा हम वक्तन वक्तन जो हमारे अंध विद्यालय हैं उनमें ब्रेल लिपि के टीचर्स ट्रेनिंग करवा के लगाते हैं। और आज ही अभी मेरे आने से पहले हमने दिव्यांगों के लिए एक बिल पास किया है, उसमें लगभग 80 करोड़ का कॉर्पस फंड होगा और जो जो दिव्यांग बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता, उनके पाठ्यक्रम के लिए कोई व्यवस्था अथवा उनके टीचर्स की कमी वगैरह, वो सब 80 करोड़ का कॉर्पस फंड है, वो इन सब चीज़ों को ठीक करेगा। अभी बिल पास करके आए हैं, ठीक है। ऐसा एक कैलेंडर बना हुआ है आपके, मतलब जैसे 68,000 जो टीचर्स ईट के थे उसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, कंप्यूटर टीचर्स की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके बाद 10,000 जो इंग्लिश के टीचर्स लगाने हैं उसका कार्यक्रम भी आया हुआ है, फिजिकल टीचर्स का आया हुआ है। आप मेरे ख्याल में आपके पढ़ने में नहीं आया है, बस सबके कार्यक्रम आए हुए हैं। तो ये 1 लाख में ये सब मैं जो बता रहा हूँ वही तो हैं। हाँ। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम 1 लाख लोगों की भर्ती करेंगे और उनमें जो मैंने बताए हैं वो पद हैं। हाँ, एक माइक से, भाई साहब माइक से बोलना ठीक रहेगा, लेकिन ये आज इस सत्र का अपन आखिरी प्रश्न लेंगे, है ना सर। नई शिक्षा नीति में केमिस्ट्री वाला हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी वाला उर्दू पढ़ सकता है, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक से लेक्चरर वाले यूजी पीजी जो समान विषय वाला है, 3 सत्र से सर डीपीएससी अटकी पड़ी है। आपकी मंशा है कि जो सरकार नियम लेकर आई थी उसको वापस ले, लेकिन सर 3 सत्र हो गए हैं, उसमें कब कैबिनेट बैठेगी और कब क्या डिसीजन होगा, क्योंकि बच्चों को लेक्चरर्स नहीं मिल पा रहे। अभी आपने देखा होगा 10,000 वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी एक साथ कराई है, आपको याद? तो अब धीरे धीरे फाइल पे ऑर्डर हुए हुए हैं, लेकिन डीपीसी आपको पता है सरकार नहीं करती, जो हमारे अधिकारी हैं वो करते हैं। आरपीएससी के लोग व्यस्त हैं, 2-3 बार हेडमास्टर की और प्रिंसिपल की जो वीसीज हैं, अब तो प्रिंसिपल बनेंगे सारे के सारे लोग, तो उनकी डीपीसी के लिए लिखा हुआ है, जैसे जैसे आरपीएससी समय देंगे अधिकारी, हम वहाँ पर अपने अधिकारियों को भेजकर डीपीसी